कांग्रेस के लीडर्स को और कांग्रेस के तमाम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि उनकी लड़ाई किससे है। अगर वास्तव में ही कांग्रेस इस देश से बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो कांग्रेस को सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, तमाम कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर राज्य में जाकर के बहुजन समाज पार्टी के लीडर से बात करनी चाहिए। पिछले एक हफ्ते से कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती और मान्यवर कांशीराम साहब को लेके बहुत सारी टिप्पणियां की हैं। राजनीतिक गतिविधि जो है लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकल के आई। सबसे पहले दलित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम, तनुज पुनिया जो कि सांसद हैं, उनके साथ बहन मायावती के बंगले पर पहुंच जाते हैं हाल चाल पूछने के बहाने। मुलाकात तो नहीं होती लेकिन चर्चा में जरूर बन जाते हैं। उसके बाद इमरान मसूद साहब का बयान आता है, वो इस घटना को भी गलत बताते हैं, कहते हैं कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। साथ ही एक और बयान में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में इमरान मसूद साहब कहते हैं कि अगर बसपा ईमानदारी से चुनाव लड़ना चाहती है तो कांग्रेस के साथ है, नहीं तो पिछली बार तो एक आ भी गया था, इस बार 0 मिलेगा। और राहुल गांधी दिल्ली में जो दलित कांग्रेस जो उनका जो डिपार्टमेंट है, एससी डिपार्टमेंट, उसके प्रदेश अध्यक्षों की जो बैठक थी उसमें वो कहते हैं कि हमसे गलती हुई, मैं गलती मानता हूं। दलित समाज को लेके कांग्रेस पार्टी उतना संजीदा नहीं थी, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और इसी वजह से ही मान्यवर कांशीराम साहब का जो आंदोलन था वो जमीन पर चरितार्थ हुआ और इस वजह से बहुजन समाज पार्टी बनी। और इसको लेकर वो एक तरह से बीएसपी को कहते हैं कि वो इसलिए बनी क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने दलितों को उतनी तवज्जो नहीं दी और इसको सुधार वो करने की बात करते हैं। गठबंधन को लेकर भी इमरान मसूद का एक बयान आया था। अब सवाल यह है कि यूपी में चुनाव है और कांग्रेस पार्टी क्या गठबंधन करना चाहती है या नहीं करना चाहती, लेकिन गेंद बार बार बसपा के पाले में डालती है। हालांकि बसपा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हालांकि बहन मायावती ने इस वाली बैठक में विपक्ष के ऊपर कोई बड़ा हमला नहीं बोला, तो इससे मीडिया ये संकेत लगा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बहन जी भी जो है इशारों में कुछ बताना चाह रही हूँ। मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सतीश प्रकाश जी हैं, जाने माने विश्लेषक हैं। टीवी मीडिया पैनल पे आपको लगातार शाम और सुबह डिबेट्स में नजर आते हैं। बहुजन समाज, बहुजन राजनीति और बहुजनों के मुद्दों पर लगातार विरोधियों से लोहा लेते हैं। सर, स्वागत है आपका। जय हिंद सर। पृष्ठभूमि में आपने सुन ली, भूमिका मैंने बना दी है। अब मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी करना क्या चाह रही है उत्तर प्रदेश में? दर्शकों को, बसपा के वोटरों को, दलित समाज को मोटे तौर पे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, देखो, ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब जब उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आते हैं, कांग्रेस के लीडर्स और कांग्रेस के तमई, चाहे वो छोटे लीडर हो या बड़े लोग, वो हमेशा इसी भाषा का प्रयोग करते हैं और इस भाषा का प्रयोग करते करते कहीं ना कहीं एक लोगों के बीच में मानसिक दबाव बनाते हैं कि कांग्रेस तैयार और कांग्रेस गठबंधन करना चाहती है। और इस तरह की गठबंधन का जो भी एक माहौल कहीं ना कहीं क्रिएट करके, आप थोड़ा सा अपने स्क्रीन को कीजिए, तो ये सारी चीजें देखिए, उत्तर प्रदेश का जो दलित है, जो मतदाता है, वो 4 बार सत्ता का उपभोग कर चुका। वो ऐसा नहीं है कि उसने अपनी सत्ता को ना देखा हो, तो इसलिए वो एक समझदार मतदाता है और उनकी इस तरह की बचकानी बातों का उस मतदाता के ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं दिखाई देता। एक बात। दूसरी बात, मेरा मानना यह है कि हमने उस दिन भी ये कहा था कि क्या कांग्रेस के लीडर्स को और कांग्रेस को यह तय करना है कि उसकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी के साथ है या इस देश में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जिसमें आप बीजेपी को देखेंगे, तमाम वो लोग हैं, तमाम देश का जो ताना बाना है, तमाम राजनीतिक खाका जो इस तरह के माहौल में कहीं ना कहीं पहुंचा दिया। आज कांग्रेस के लीडर्स को और कांग्रेस के तमाम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि उनकी लड़ाई किससे है। अगर वास्तव में ही कांग्रेस इस देश से बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो कांग्रेस को सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, तमाम कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर राज्य में जाकर के बहुजन समाज पार्टी के लीडर से बात करनी चाहिए। आपको क्या पंजाब में बीजेपी मुक्त नहीं चाहिए? आज सत्ता में थोड़ी है, लेकिन पंजाब में बहुजन समाज पार्टी कितनी बड़ी ताकत रही है और आज भी उसका बहुत सारा वोट बैठा है वहां पर तैयार। आपको उत्तराखंड में क्या कांग्रेस है? इसी उत्तराखंड के अंदर जो ये आपका ये हरिद्वार का स्पेशली क्षेत्र है, वहां बहुजन समाज पार्टी बड़ी ताकत के साथ, उसका संगठन भी आज भी मौजूद है
आज भी लोग अच्छा खासा वोटिंग करने के लिए निकलते हैं। और एक बार इसी उत्तराखंड के अंदर 11 सीटें बहुजन समाज पार्टी, मात्र 2 सीटों से सरकार बनते बनते जो जो पहाड़ी जो दल था उसके मिलकर के सरकार बन सकती थी। मेरा मानना उत्तराखंड क्रांति दल, तेलंगाना में चुनाव है, यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल, जी 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 यूकेडी। तो मेरा मेरा उत्तराखंड क्रांति दल करके कुछ ऐसा ही था। तो मेरा मानना यह है कि देखिए, आपको आंध्रा में भी चुनाव लड़ना है, आपको तेलंगाना में भी चुनाव लड़ना है, आपको कर्नाटक में भी चुनाव लड़ना है, आपको राजस्थान में भी चुनाव लड़ना है। अगर मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ना है, अगर बीजेपी को हराना है, तो आपको बहुजन समाज पार्टी के लीडर से बात करनी चाहिए। तो प्रोफेसर साहब, सवाल है मेरा, एक सवाल यह है कि अब कांग्रेस पार्टी ये क्लेम करती है संविधान बचाना है, विपक्ष की लड़ाई बड़ी लड़ाई है, भाजपा से लड़ाई करनी, सबको साथ आना होगा वगैरह वगैरह, इस तरह की अच्छी बात करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद और जो उनके नेता हैं दलित समाज के, जिनको तवज्जो देती है, वो हमेशा बसपा के ऊपर ही हमलावर होते हैं। और कुछ नेता तो ऐसे हैं जो कि उसमें भाषा की, शब्द की मर्यादा को भी लांघ जाते हैं, बहन मायावती को निशाने पे लेते हैं वो लोग। तो ये क्या विरोधाभास है कांग्रेस का? नहीं, मैं हालांकि इस तरह की भाषा बोलता नहीं, लेकिन वो कांग्रेस के हरिजन करके कुछ एक चला है कि भाई ये कांग्रेस के हरिजन लोग हैं। इनको जो है ना, बाकी कांग्रेस के लीडर्स जो है ना, वो हरिजन ही कहते हैं अभी भी। दूसरी बात मेरा मानना यह है कि छोड़िए इन लीडर्स को। आप कांग्रेस का सबसे बड़ा लीडर किसको मानते हैं? बाबू जगजीवन राम से तो बड़ा कोई लीडर नहीं हो सकता। गृह मंत्री रहे, आपका रक्षा मंत्री रहे, आपके तमाम बहुत बड़े बड़े मंत्रालय उन्होंने संभाले। अंत में जब प्रधानमंत्री बनाने की बात आती है, तो उनके साथ धोखाबाजी किसने की? इसी कांग्रेस ने की थी ना। वहीं से कहीं ना कहीं कांग्रेस, आपको मालूम है कि इस देश में एक दलितों की आबादी है ना, 25% आबादी है ना। जब ये देश आजाद हुआ तो 70 के दशक तक आते आते इस देश के दलित और इस देश के मुसलमानों ने जो 5% आबादी थी, उसकी कहीं ना कहीं सरकार बनवा रहे थे ना, कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे ना। लेकिन जब कांग्रेस की देने की बात आती है, तब आपको दलितों को कौन सा मंत्रालय देंगे? समाज कल्याण मंत्रालय। क्यों भाई? क्या दलितों में पढ़े लिखे लोग नहीं है? क्या दलितों में इकोनॉमिस्ट लोग नहीं है? क्या दलितों में डॉक्टर लोग नहीं है? क्या टेक्निकली लोग बस उपलब्ध नहीं है? क्यों नहीं है उपलब्ध? क्यों आपने ऐसे लोगों को मौका दिया कि जिनके पास एजुकेशन ठीक नहीं थी? आप कर सकते थे ना। आपने इतने दिनों तक इस देश में अगर राज्य किया है, तो आप कितने टॉपेस्ट लीडरशिप को उठा करके लाए। आप, मैं किसी जाति का नाम नहीं लेना चाहता, आप ये सब भला है, क्या है इनका कंट्रीब्यूशन? कि भाई शशि थरूर जी है, क्या है उनकी क्वालिफिकेशन? चलो ठीक है, वो महासचिव रहे। लेकिन ऐसे बहुत सारे दलित लीडर्स थे जो अमेरिका की बड़ी बड़ी हाईटेक कंपनियों में काम कर रहे थे, भारत के तमाम संस्थानों में काम करने थे। अगर वास्तव में ही आपको सही मंत्रालय देना था, तो आपको उनको लीडर लेकर के आना चाहिए था ना। लेकिन आपने किया नहीं। और आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है। जब आप सत्ता में होते तब लोग बाग आपकी बातों को सीरियस लेते हैं। जब आप सत्ता में नहीं होते तो आप किसी तरह की बयानबाजी करते हैं। जी हाँ, ये तो है कि आपका जो चरित्र है वो बहुत बेहतर हो जाता है कुर्सी से उतरने के बाद, लेकिन जब आपके पास पावर आती है। जी, उत्तर प्रदेश में देखा ना आपने। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर यही अखिलेश यादव, कोई बहुत 100 साल पुरानी बात नहीं है, 2012 से लेकर के 2017 के बीच में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते हैं, तो उन्होंने घोर दलित विरोधी काम किए। बल्कि उनके फादर ने, जो आज में स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, वो इतने घोर विरोधी नहीं है। उनकी भाषा इतनी खराब नहीं थी, उन्होंने कभी भी इतना रिजिड होकर के काम नहीं किया। लेकिन अखिलेश ने जानबूझ करके चुन चुन के दलित अधिकारों को रिवर्ट भी किया और साथ में उनके साथ इतना दमनकारी काम किया। यही अखिलेश यादव था जो दलितों को पट्टे मिले, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा दिए गए थे, लेकिन उसमें कब्जे नहीं मिले थे। बहन जी की सरकारों की बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि उन जो पट्टों के ऊपर जो अवैध कब्जे थे, वो तमाम देश के दलितों को, क्योंकि लैंडलेस पीपल थे, उनको दिलवाए गए। और यही अखिलेश यादव जो आते हैं और ये कहते हैं कि मैं दलितों को जमीन मुक्त कर दूंगा, उनके अंदर भूमिहीन कर दूंगा। और बाकायदा पहली बार किसी भी राज्य में विधानसभा से आपने ये बिल पास कराया कि दलित की जमीन छीनने के लिए, बेचने के लिए नहीं, दलित की जमीन छीनने के लिए आपको किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये चीजें सवाल ये है, जी, सवाल यही है मेरा कि कांग्रेस की वास्तविक मंशा क्या है?
क्योंकि बीएसपी को लेकर लगातार बयानबाजी होती है, आगे भी होती रहेगी। क्या कांग्रेस को ये लग रहा है कि वो जो दौर पुराना था जिसमें कई दशक तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री बनते थे, पूर्ण बहुमत की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकारें यूपी में कांग्रेस चलाती थी, तो पीड़ा तो अंदर कहीं होगी, क्योंकि मान्यवर साहब ने यूपी को अपनी कर्म भूमि बनाया। उसके बाद से बहन जी 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी, अखिलेश यादव बन गए। कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता से बाहर बैठी हुई है, उसको बौखलाहट और उसको बेचैनी तो होगी इस बात की ना कि यूपी हमारा एक गढ़ था, जहां से नेहरू आते थे, जहां से उनके कई कद्दावर नेता निकल के आए और देश में उन्होंने राज किया। ये दर्द तो होगा उनको। नहीं, देखिए दर्द तो होना स्वाभाविक है, लेकिन मुझे एक देखिए सुनिए, आज आप एक अलग ग्लोबल दुनिया में हैं। आज के मतदाता का बिहेवियर अलग है। हर व्यक्ति के अंदर सशक्तिकरण आया है, उसके पास उपलब्ध जानकारी के स्रोत ज्यादा हुए हैं, उसके पास जल्दी जानकारी पहुंच रही है। अब आप मुझे ये बताइए कि आज क्या किसी भी गांव में रहने वाले व्यक्ति को मंदिर जाने से रोका जा सकता है? उसका विरोध अगर रोका गया तो उसका विरोध भी जरूरी है ना, और विरोध भी तमाम दिखाई देता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब इस देश के बहुत बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति, यानी कि सेकंड टू प्राइम मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम जी, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर कमलापति त्रिपाठी बाकायदा मुख्यमंत्री, और ये कौन सा मंदिर है जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, उनका दौरे के बाद में दूध से धुलवा दिया, दूध से। तो मेरी बात समझ रहे हैं, आपने क्या क्या कितने कितने काम किए होंगे। सुनिए, राहुल गांधी जी तो संविधान बदलने की बात कर रहे थे, जब आरक्षण में वर्गीकरण की बात आई है, अभी ये 1.5-2 साल पुरानी बात है, जब आरक्षण में वर्गीकरण की बात आती है, तमाम देश का दलित अपने आप को ठगा महसूस करता है। अखिलेश को बाकायदा वोट भी दी लोगों ने, जैसा इनका दावा है, और उसके बाद भी अखिलेश जी का कोई ट्वीट नहीं, तब संविधान कहां चला जाता है भाई? संविधान का मतलब क्या है? दलितों के अधिकार खत्म हो जाना। जो दलितों के वर्तमान में उपलब्ध अधिकार है उनके ऊपर कुठाराघात हो जाना। जब इस देश की न्याय व्यवस्था से उनके ऊपर कुठाराघात होता है, तब राहुल गांधी ट्वीट नहीं कर सकते। इस देश का दलित जिसको कहते हैं आंदोलन नहीं करते, अरे किस तरह का आंदोलन करेंगे भैया? इस देश में बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता निकल के आए थे ना, वो एक दिवसीय आंदोलन था ना, उत्तर प्रदेश की सड़कों नहीं पूरे देश की सड़कों के ऊपर आए। तो ऐसे में ये कांग्रेस कहां थी, इनके लीडर्स कहां थे, समाजवादी पार्टी के लोग कहां थे? तो ये चीजें कहीं ना कहीं वैभव जी, इतना कच्चा मामला नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है, ठीक है, आप उनके बारे में बात कीजिए। क्यों नहीं राहुल गांधी जी ने कहा कि जब पिछली बार की सरकार में रामगोपाल यादव किसके दबाव में काम करते हैं? क्या बहन जी के ऊपर कोई दबाव डाल सकता है? रामगोपाल यादव जी का सीधा संबंध बीजेपी के साथ है। बीजेपी अपनी चाल चलने के लिए कहीं ना कहीं रामगोपाल जी के ऊपर बंदूक रखती है। रामगोपाल जी जब गठबंधन होता है बाकायदा जानबूझ करके बयान देते हैं, तब राहुल गांधी जी ने पीसी को नहीं छोड़ा। तब उनको कहना चाहिए था ना कि मैं इस तरह की गठबंधन की बात नहीं करेंगे। आप ये बैठ करके हमारा उद्देश्य इस उत्तर प्रदेश नहीं पूरे के पूरे देश से बीजेपी को हटाना है। अगर बीजेपी को हटाना है तो वो कहते, हम बात करते, किसने बात करी, कहां से बात हुई? यही सवाल कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि आप बंगाल में जाके चुनाव लड़ लेते हैं, 3% आपको वोट मिलता है, कई राज्यों में आपने ये काम कर दिया कि वहां तालमेल नहीं बिठाते, बीजेपी जीत जाए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई पर बसपा के साथ मिलकर लड़ने को राजी नहीं हुए, अटके रहे, और अखिलेश उन्होंने जो बयानबाजी आपने सुनी होगी मध्य प्रदेश। लालू प्रसाद यादव जैसे एक शानदार व्यक्ति, मैं लालू प्रसाद यादव जी को सामाजिक न्याय की लड़ी मान्यवर काशीराम जी के बाद में, बहन जी के बाद में एक अच्छा खासा लीडर है जिसने सामाजिक न्याय की लड़ाई को कहीं ना कहीं धरातल पर लाने की कोशिश करी है। लेकिन उन जैसा व्यक्ति ये कहता है कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर के जिस तरह की टिप्पणी करता है, हो सकता है कि ये एज का प्रभाव हो सकता है, एज में आकर के हम कुछ भी कहते हैं। अभी गलत बयान आया था। क्या था, देखो आप किसी बहुजन समाज पार्टी का नेता आज तक किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में गया है, किसी धार्मिक स्थल पर गया है? मुझे किसी भी बहुजन लीडर्स में, देखिए कोई भी व्यक्ति हो, अगर बहुजन समाज पार्टी में अलग अलग जातियों के लोग काम करते हैं, अलग अलग धर्मों के काम करते हैं, वो अपनी परंपरा के हिसाब से अपना जीवन चला सकते हैं। लेकिन मान्यवर काशीराम जी के कैडर से या मान्यवर बाबा साहब को मानने वाला कोई भी व्यक्ति जो बहुजन समाज पार्टी में, वो कर्म कांड से हमेशा अपने आप को दूर ही रखता है। वो कभी नहीं कहता कि हम मुसलमान भाइयों अरे ऐसा करेगा। हाँ जी जी जी, मेरा सवाल है, कंक्लूडिंग सवाल है, आखिरी सवाल, 14 मिनट हो गए हमको बात करते हुए, जिससे शुरुआत की थी हम उसी से खत्म करते हैं। कांग्रेस पार्टी का बहुत ज्यादा बड़ा फोकस बसपा पे बना हुआ है।
बसपा को एक तरफ वो कहते हैं कि अब नगण्य है और बसपा का महत्व खत्म हो गया है राजनीति में, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें निकल के आती हैं। लेकिन बसपा के ऊपर ही उनका ध्यान केंद्रित है और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि उनका वोट का प्रतिशत गठबंधन में आने से बेहतर हुआ है, उनको सीटों का फायदा हो गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं आगे चल के उनको लग रहा है कि अब बसपा का जो वोट है पूरी तरह अपनी तरफ टिल्ट किया जाए और बार-बार ठीकरा बसपा फोड़ा जाए। वास्तविक प्रयास क्या हो रहे हैं और बीजेपी को हराने की कवायद में बसपा निशाने पे क्यों है, ये बता दीजिए आप 1 मिनट के अंदर। नहीं, देखो, कांग्रेस को शायद इस बात का एहसास हो या ना हो, लेकिन बीजेपी को इस बात का बहुत अच्छे तरीके से एहसास है कि उत्तर प्रदेश के धरातल के ऊपर बहुजन समाज पार्टी बहुत ताकत के साथ खड़ी है। आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि बीएसपी के आने से उत्तर प्रदेश का चुनाव हिंदू मुस्लिम में नहीं होगा। अगर ये चुनाव, देखिए, तमाम संचार के मीडियम कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति को दो हिस्सों में बांटना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ इसलिए चुनाव होगा कि वो ताकत में है। अरे जो ताकत में है, कोई भी व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति को कोई युद्ध लड़ना हो या कहीं भी कोई लड़ाई लड़नी हो तो वो सबसे कमजोर को पकड़ेगा ना। बहुजन समाज पार्टी का आधार उत्तर प्रदेश में इसलिए भी मजबूत है, उसके कारण है। उत्तर प्रदेश की समस्या हिंदू मुसलमान नहीं है। उत्तर प्रदेश की समस्या भाई साहब बेरोजगारी है। उत्तर प्रदेश की समस्या है महंगाई। उत्तर प्रदेश में तमाम घर के अंदर एक युवा आदमी बैठा है जिसको आप काकरोच कह रहे हैं। ये युवाओं का ही आक्रोश है जिनके पास रोजगार नहीं है। अभी आपने देखा होगा, एक बोस्टन में बैठा हुआ एक लड़का जो है, इत्तेफाक से वो दलित था, उसने अपनी बात कही और बड़ी शानदार के तरीके से बात कही। तो मेरा मानना यह है कि देखो, उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे मैं फिर ये कह रहा हूं, देखिए, बीजेपी डरी हुई है। पश्चिम बंगाल के जीतने के बाद में बीजेपी का हौसला उत्तर प्रदेश को लेकर के अति उत्साही नहीं है। केंद्र सरकार इस बात को जानती है। योगी जी भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मई में निकाय के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत चुनाव नहीं करवा रहे, चुनाव होने थे और कोई जिला भी पंचायत चुनाव नहीं करवा रहे। सॉरी वैभव जी, सॉरी, कोई भी सरकार आमतौर पर 1 साल पहले अगर उसको टेस्ट करने का, राजनीति को टेस्ट करने का मौका चाहिए ना। योगी जी की हिम्मत नहीं हो पाई कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव कर सके, क्योंकि निकाय चुनाव में लोगों के अंदर आग है। बेरोजगारी एक समस्या है, महंगाई एक समस्या है। हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के रोज इस तरह की घटनाएं घटती है। कानपुर में घटना अभी देखा आपने, सरेआम पिता और पुत्र की हत्या कर दी गुंडों ने आकर के। ये क्या हो रहा है भाई? कोई कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। कितने एनकाउंटर आप कह रहे, आप दावा कर रहे 17,000 आपने एनकाउंटर कर दिए। इतने एनकाउंटर करने के बाद भी अगर उत्तर प्रदेश भयमुक्त नहीं हो पा रहा, अपराध मुक्त नहीं हो पा रहा, ऐसे समय में लोगों को बहुजन समाज पार्टी की वो सरकारें याद आ रही है। अभी मैं 2-3 दिन पहले चैनल के ऊपर बैठा था जहां लोगों को पता नहीं है, इस देश में उत्तर प्रदेश पहला एक ऐसा राज्य था कि जहां उसने विद्युत अधिनियम 2003 बनाया, बहन जी की सरकार ने बनाया। केंद्र सरकार को बाकायदा चिट्ठी लिखी कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बनना चाहता है कि जहां प्राइवेट सेक्टर की इसमें हिस्सेदारी करे। और बहुजन समाज पार्टी की रोजा एक पहला प्राइवेट का है। आपको शायद मालूम नहीं है सर वैभव जी, चीजें निकल के उत्तर प्रदेश के अंदर पहला सोलर प्लांट नैनी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने बनाया। उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने पहली बार ये सोचा कि 1,000 यूनिट के 2 अनपरा सी बाकायदा चालू किया, अपने सामने बनाया, 5 साल में बनाया, बाकायदा उसको चालू किया। 1,000 यूनिट का बाकायदा इलाहाबाद के अंदर थर्मल पावर प्लांट बनाया। वो थर्मल पावर प्लांट थे जहां आज बिजली मिल रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने सिर्फ गड़बड़ियां करने के साथ साथ, या योगी जी ने सब कुछ नहीं किया। और दूसरी बात, आपको मालूम है, बहन जी की सरकार के बाद में कहीं नियुक्तियां नहीं है सर। अखिलेश जी की सरकार में साढ़े जो आपका समूह गए और वो जो तृतीय कर्मचारी और 4th क्लास कर्मचारी, आपने सारा प्राइवेट सेक्टर में नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सरकार में 3.5 लाख लोगों को नौकरी, 3.5 लाख तो सिर्फ ये इन 2 मुद्दे को, जबकि लगभग 6.5 लाख लोगों को नौकरी कैसे दे दी गई? तो उनको याद आ रहा है ना। अब हर व्यक्ति को याद आ रहा है कि बहन जी की सरकार रहेगी, अपराध मुक्त रहेगी, उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं होगा। बाकायदा आपको एक्सप्रेस में किसने दिया भाई? आपको पूरे देश में कोई ये उम्मीद कर सकता था कि वर्ल्ड लेवल का, पूरी पश्चिम एशिया में पहली बार यमुना एक्सप्रेस के मानकों का
कोई एक्सप्रेस में साउथ एशिया में नहीं था। क्या कोई ये सोच सकता कि बहुजन समाज पार्टी पहला फार्मूला, जी बहुत शुक्रिया। देशों की जी, परिकल्पना ही थी ना, फार्मूला डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, मुझे रोकना पड़ रहा है, समय का तकादा है, नहीं तो मैं आपको जरूर और मौका देता, क्योंकि बहुत लंबी रिपोर्ट हो जाएगी हमारी। विश्लेषण गहन रहा, बहुत सारे तथ्य निकल के आए, बहुत सारे विचार निकल के आए, और कांग्रेस पार्टी को लेकर भी जो बातें डॉक्टर साहब ने कही हैं, उससे स्थिति बहुत साफ होती है। यहाँ सवाल है दलितों की, बहुजनों की राजनीति बचाने का, और एक ऐसी सरकार जो उत्तर प्रदेश में चहुमुखी विकास अपने कार्यकाल में करके दिखा चुकी है। आप कोई भी आयाम टच करके देखिए, चाहे नौकरियों की बात की जाए, सुरक्षा की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, और चाहे दलित अधिकारों की बात की जाए, और बिना भेदभाव, बिना पक्षपात के साथ अपराध मुक्त शासन बहन मायावती ने चला के दिखाया। यमुना एक्सप्रेस में तो है ही एक उदाहरण, उसके अलावा बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट जैसा पूरे भारत में कहां नहीं यहाँ पे रेसेस आयोजित होती हैं, कहां मोटर स्पोर्ट को लेके दक्षिण भारत जो है गढ़ माना जाता है, बैंगलोर गढ़ माना जाता है, लेकिन फॉर्मूला वन की अगर रेस कहीं हो पाई तो बहन जी कार्यकाल में हो पाई। अगर बहन मायावती मुख्यमंत्री ना होती तो किसी और के बस की इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर का सर्किट ना बनाना था, ना ही उस रेस को करवाने की क्षमता थी। बहुत शुक्रिया सर, आपके पास दोबारा आएंगे किसी और विश्लेषण के साथ। जय हिंद सर। धन्यवाद। और हमारे दर्शकों से निवेदन है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, खासतौर से जो दर्शक इसको यहां तक देखकर आ गए हैं, आप इसका मतलब बहुत संजीदा दर्शक हैं, आपने पूरी डिबेट सुनी। क्या कुछ आपको कहना है कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, पैसा नहीं लगता, निःशुल्क होता है, हमारी खबरें सीधे आप तक पहुंच जाती हैं। अभी आपको 1 तारीख से ही ग्राउंड की आपको इस गर्मी में हम रिपोर्ट दिखाएंगे, और जमीन पर उतर के गांव जाके दलितों के मन में क्या चल रहा है, मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या सवाल है, क्या समस्याएं हैं, ये आप तक इसी चैनल पर आपको हम दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।